जनन तंत्र। तो आज हम जानेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले वाले भी वीडियो में बता दिया था कि मादा जनन तंत्र के बारे में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके पिछले वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि नर जनन तंत्र। तो जो नर जनन तंत्र का स्ट्रक्चर होता है, चित्र, तो वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से होता है नर जनन तंत्र का। ये शिश्न होता है और यहां से जो ये भाग लगा होता है ये शुक्रवाहिका, और यहां पर ये पूरा मूत्राशय होता है, यूरेथ्रा, और ये होता है शुक्राशय, बेस डिफेंस, अधिवृषण और वृषण कोश। तो इसमें जरूरी होता है टेस्टिस, क्योंकि जो नर जनन तंत्र का मूल भाग होता है वो होता है टेस्टिस, वृषण। तो बच्चे चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं। जो नर जनन तंत्र का भाग होता है जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो होता है वृषण, टेस्टिस। नर जनन तंत्र का मुख्य भाग टेस्टिस, वृषण। तो जो वृषण होता है वो जोड़ी में होता है, एक जोड़ी। ये कितने में होता है? एक जोड़ी में होता है। वृषण जोड़ी में होता है। लेकिन अगर जो ये वृषण है, जिसे मान लीजिए ये वृषण है, तो ये पूरा होता है वृषण, और यहां पर जिसके अंदर ये है ये वृषण, तो ये पूरा होता है वृषण कोश। जहां पर ये रहता है ये होता है वृषण कोश, और ये होता है वृषण, टेस्टिस, और ये वाला भाग वृषण कोश। तो जो अगर जो हम एक को देखें, इसको देखें, सिंगल को, अगर जो ये एक जोड़ी में है तो हम सिंगल को देखते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर सिर्फ एक के अंदर हम बात देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों को सब दोनों में समझ में आ जाएगा। अगर जो हम वो एक वृषण को अगर जो देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। ये होता है पूरा का पूरा। क्या करते हैं कि इनको हम एक तरह से, अगर जो हमें इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो हम इसको इस तरह नहीं, इस तरह काटेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो जो इसके अंदर एक वृषण के अंदर, तो एक वृषण के अंदर 250 250 वृषण पालिका होती हैं। इसके अंदर 250 वृषण पालिका होती हैं, और कुछ इस तरह से होती हैं। ये होता है वृषण पालिका, और इस वृषण पालिका के अंदर, इस वृषण पालिका के अंदर आपको बहुत सारी शुक्र जनन कोशिकाएं मिलेंगी, शुक्र जनन नलिका। अगर जो हम एक में मान लें, सिर्फ एक में यानी 250 वाले में, तो उसमें सिर्फ एक में अगर जो ये 250 वृषण पालिका है, तो इस 250 वृषण पालिका के सिर्फ एक में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, कम से कम 2 शुक्र जनन नलिका और ज्यादा से ज्यादा 3। अगर जो हम सिंगल को मान ले यानी 2 को मान ले, तो एक वृषण पालिका के अंदर 250 वृषण पालिका होती हैं, तो उसके अंदर ये 500 हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी शुक्र जनन नलिका। वो कुछ इस तरह से होता है। और ये जो शुक्र जनन नलिका है, तो इसके अंदर, शुक्र जनन नलिका के अंदर इसमें 2 तरह की सेल होती हैं, 2 तरह की कोशिका होती हैं। एक होती है शुक्र जनन कोशिका और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। यहां पर
शुक्र जनन कोशिका और सर्टोरी कोशिका। ये शुक्र जनन कोशिका है तो ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, और हर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, उसमें 4 सेल्स बनती है ना, जिसे मैंने आपको बताया था शुरू में। तो ये है ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें कौन सी सेल बनी, अगुणित कोशिका, हेप्लॉइड सेल। तो ये सेल बनी। तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें प्रत्येक में अगर जो हम एक में मान लें, सिंगल में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, तो इसमें कितनी नलिका हो गई, ज्यादा से ज्यादा। और ये दोनों में है ना, ये सिर्फ एक वृषण की बात हो रही है, क्योंकि ये जोड़ी में होता है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 250, 500 हो जाएंगे, 250। तो इसमें 500 हो जाएंगे। 500 वृषण पालिका के अंदर अगर जो हम ज्यादा से ज्यादा 3 मान ले तो 1500 शुक्र जनन नलिका, और ये हो जाएगी सर्टोरी कोशिका। तो इसको बनाने के लिए, और ये होता कहां, जो उदर गुहा होता है उसके नीचे होता है। तो हमारे वृषण का जो तापमान है, उसका टेम्परेचर है, तो उसका तापमान हमारे पूरे शरीर के जो तापमान है, हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर, और फ़ारेनहाइट में 98.4। तो उससे अगर जो हम सेंटीग्रेड में बात करें तो हमारे शरीर के कुल तापमान से 2-3 डिग्री कम होता है, क्योंकि जो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो वो उच्च ताप पर नहीं हो पाता, निम्न ताप पर होता है। तो इसलिए ये उदर गुहा के नीचे होता है, वहां पर हमारे पूरे शरीर के जो तापमान है उससे वहां पर 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो वहां पर होता है निर्माण, और इसके लिए यहां पर कुछ सहायक नलिका और सहायक कोशिका भी होते हैं, सहायक अंग। तो इसके लिए अभी मैंने बताया था शुक्राशय, तो ये होता है यहाँ का सहायक अंग। शुक्राशय और बल्बोयूरेथ्रल पुरस्थ 3 होती हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें। सहायक अंग, सहायक अंग आपको 3 मिलेंगी, शुक्राशय, पुरस्थ। तो इन तीनों से कुछ एक विशेष तरह की पदार्थ निकलता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैल्शियम। और तो जो यहां से जो ये पदार्थ निकलता है दूधिया होता है, सफेद होता है, हल्का पीला, तरल, चिकनाहट वाला। तो ये क्या करता है कि जो ये होता है, तो ये जो सीमन होता है वीर्य का, यहां से निकला वो पदार्थ, तो ये वीर्य का 60% भाग होता है, अधिकतम भाग ये होता है वीर्य का 60% भाग सीमन का। और इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि जो शुक्राणुओं हैं, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने के लिए, स्पर्म को ओवम तक पहुंचाने के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करते हैं, और इन्हीं से उनको पोषण भी मिलता है ताकि वो डेड ना हो। तो इसीलिए वीर्य होता है, एक तरल माध्यम का कार्य करता है सीमन। और इसमें आपको सहायक नलिका आपको 4 मिलेंगी। ये सहायक अंग हो गए, सहायक अंग। तो ये जो होता है शुक्राशय से, बल्बोयूरेथ्रल से और पुरस्थ से निकलता है एक पदार्थ,
तरल पदार्थ जो क्षारीय होता है। और ये क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि ये क्षारीय होकर अम्लीय को खत्म करता है, यानी उसे नष्ट करता है। तो जिन बच्चों को अम्ल और क्षार के बारे में नहीं मालूम वो हमारी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर बताया है, अम्ल, क्षार और लवण पर। तो वो वीडियो देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। तो ये जो क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है, तो ये अम्ल को, ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर को खत्म करता है। और इसमें आपको सहायक नलिका आपको 4 मिलेंगी। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें। सहायक नलिका, तो सहायक नलिका में आपको 4 मिलेंगी। वृषण जालिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक और शुक्रवाहिनी। ये जो होते हैं ये वृषण जालिका, अधिवृषण और शुक्रवाहक और शुक्रवाहिनी। तो ये क्या होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से पूरा हो जाता है तब ये रास्ता देती है शुक्राणुओं को रास्ता देती है पेनिस तक पहुंचने के लिए, यानी शिश्न तक से बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पर जब वो निकलने के लिए वहां पर एक रास्ता बनता है, एक नलिका बनती है जिसे अस्खलनीय नलिका कहा जाता है। यह होता है अस्खलनीय नलिका। तो ये कहाँ होता है, ये डायरेक्ट जो पेनिस होता है यानी शिश्न से डायरेक्ट निकलने के लिए होता है। और जो पेनिस होता है यानी शिश्न, तो नर जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है। बाह्य जननांग आपको पेनिस मिलेगा, जो नर जनन का बाह्य जननांग होता है यानी शिश्न। तो इनसे जो ये निकलता है तो यही से, और एक नोट यहां पर जो है शुक्रवाहिनी है। तो जो नर में यानी पुरुष में जब किया जाता है नसबंदी, तो ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी को काट कर उसमें एक गांठ लगा दिया जाता है ताकि जो शुक्राणु है वो बाहर ना निकल सके, वो अंडाणु से ना मिल सके, ओभम से ना मिल सके, ताकि निषेचन ना हो और जिससे फिर प्रेगनेंसी भी ना हो। तो इसलिए जो होता है नसबंदी, तो वो इसी को काट कर उसमें गांठ लगा दिया जाता है। और इस नसबंदी और नलबंदी 2 तरह से होते हैं। तो जो पुरुष में होता है यानी नर जनन तंत्र में, तो उसमें शुक्रवाहिनी को काट कर उसमें जोड़ा लगाया जाता है। और जो अगर जो हम मान लें कि महिला में, फीमेल में होता है, तो अब मैंने आपको बताया था अंडवाहिनी यानी जो फैलोपियन ट्यूब था, तो उसको काट कर उसमें गांठ लगा दिया जाता है ताकि जो अंडाणु है ओभम ना निकल सके और वो शुक्राणु के साथ ना मिल सके। इसलिए उसे जो फीमेल वाला भाग है यानी अंडाशय में जो लगाया जाता है उसे नलबंदी कहा जाता है। और यहां पर ये होता है नसबंदी। नलबंदी और नसबंदी 2 होते हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जब परिवार नियोजन के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो अभी आप लोग इसको समझिए। तो जो वृषण जालिका और अधिवृषण होते हैं ये सब, तो ये क्या करते हैं, ये एक रास्ता बनाते हैं पेनिस तक पहुंचने के लिए। और जो पेनिस है वो बाह्य जननांग है, तो वहां से ही निकल जाता है शुक्राणु, वहां से पहुंच जाता है वैजिना में और वैजिना से फिर ओभम से मिल जाता। और अगर जो हम मान ले कि एक बार में शुक्राणुओं की तो मात्रा बहुत होती है, क्योंकि जो 7 ml, अगर जो हम मान ले 7 ml में 20 से 30 लाख शुक्राणु होते हैं।
20 से 30 लाख शुक्राणु, और इसमें से निषेचन सिर्फ एक का होता है। अगर जो इसमें निषेचन सिर्फ एक का होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हार्मोनल चेंजिंग हो जाता है तब 2 या 2 से अधिक आ जाते हैं। अगर जो सिंगल में मान लो अगर जो 2 ओवम आ गए एक ही साथ में हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो ये दोनों ओवम है सिर्फ एक ही शुक्राणु से अगर जो निषेचित हो जाते हैं, तो इससे जो अगला शिशु जन्म लेगा तो जुड़वा हो जाएंगे, हमशक्ल, ये एक दूसरे के हमशक्ल। लेकिन इनमें भी हमशक्ल हो सकते हैं, लेकिन जो लिंग निर्धारण होता है, जो इसमें लिंग निर्धारण होता है वो अलग अलग हो सकता है। एक नर और एक मादा भी हो सकता है, और दोनों के दोनों एक ही हो सकते हैं, दोनों नर दोनों मादा हो सकते हैं। इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब आपको मनुष्य में लैंगिक जनन पढ़ाऊंगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनन तंत्र के बारे में। तो अब जनन तंत्र के बारे में उससे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ पर ये है वृषण जालिका, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो जो यहाँ पर 7 ml में 20 से 30 लाख निकलते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी जो एक जोड़ी होता है, तो एक जोड़ी में से एक खराब हो जाता है, एक वृषण खराब हो जाता है, तो क्या इसमें इतने सारे नहीं मिलेंगे, 7 ml नहीं निकलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें 7 ml नहीं होगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन शुक्राणु हैं तो बनेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण होता रहेगा। जिन बच्चों को समझ में ना रहा हो कमेंट करें। और यहां पर जो हम मान ले ये, तो यहां से अगर जो ये खराब हो गया, एक नहीं है सिर्फ एक ही है, तो एक में भी शुक्राणुओं का निर्माण होता रहेगा, सिर्फ एक से क्यों ना इससे कम निकले, यानी 7 ml से कम निकले। अगर जो यहां पर 20 से 30 लाख निकलते हैं, तो वहां पर 10 से 20 लाख निकलेंगे, इतना ही होगा। लेकिन अगर जो बात है कि 2 शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, तो शुक्राणुओं का निर्माण चलता रहेगा, शुक्राणुओं का निर्माण चलता रहता है। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। नर जनन मादा जनन तंत्र के बारे में आपको मिल जाएगा मेरा पिछला वीडियो, उसके लिए मैंने लिंक डाल दी है वीडियो में, जाकर देख सकते हैं जिन्हें देखना है। तो यह है पूरा नर जनन तंत्र। जो बच्चे नोट भी करना चाहते हैं वो साथ में नोट भी करते रहें, ताकि आप लोग अपने लिए एक छोटी सी नोट बना ले, आपको भविष्य में वो काम दे सकती है। ठीक, तो बस आज के लिए